सांवरी सूरत पे तेरी दिल दीवाना हो गया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो आइए दोस्तों, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ वर्ण विचार। आज हम अध्ययन करेंगे वर्ण विचार, यानी कि वर्णों पर विचार। वर्ण विचार यानी वर्णों पर विचार। तो आज हम वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण विचार की परिभाषा। तो परिभाषा में आती है वर्णों का शुद्ध लेखन। वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग, एवं शुद्ध उच्चारण। भाई वर्णों का शुद्ध लेखन होना चाहिए, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण क्या कहलाता है? वर्ण विचार। अब इसमें आता है बात, ये हमारी परिभाषा हुई। इसके बाद में वर्ण, जैसे हमने बोल दिया ए, आ, उ, के, चे, टे, ते इत्यादि। ये क्या हुआ हमारा? वर्ण। अब बात आती है हमारी वर्ण जानने से पहले हम देखते हैं ये वर्ण होता है, ये क्या है? हमारे लिखित रूप। क्या देखा है हमने? लिखित रूप। ये हमारे लिखित रूप है। तो इससे हमें पता चलता है भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? हमारी वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? वर्ण। अब हमें यह पता चलता है भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, तो भाषा की इकाई को कितनी है? तो भाषा की इकाई होती है 3। पहली वर्ण, दूसरी होती है शब्द और तीसरी होती है वाक्य। हमारी भाषा की कितनी इकाई है? 3। वर्ण, शब्द, वाक्य। वर्णों पर विचार, वर्ण विचार। शब्दों का विचार, शब्द विचार। और वाक्यों पर विचार, वाक्य विचार। इनकी तीनों की परिभाषा यही। वर्णों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रयोग, वर्ण विचार। शब्दों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण, शब्दों का शुद्ध लेखन, शुद्ध उच्चारण और शुद्ध प्रयोग, ये क्या है? शब्द विचार। इसके बाद वाक्य विचार, वही वाक्यों का शुद्ध लेखन, शुद्ध प्रयोग और शुद्ध उच्चारण। ये क्या हो गया हमारा? वाक्य विचार। इसके बाद भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। अगर किसी ने पूछ लिया भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, वो भी क्या है? वर्ण। इसके बाद कहते हैं कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, तो उसको कहते हैं हम ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी अगर कोई मौखिक इकाई पूछता है तो वो कौन सी है? ध्वनि।
अब ध्वनि का नाम लेते ही हमें याद आता है भाई ध्वनि की परिभाषा क्या है, ध्वनि कहते किसे है? लिखित भाषा का मौखिक रूप, या कि हम कहते हैं भाषा का मौखिक जो रूप होता है, भाषा का मौखिक रूप क्या कहलाती है? हमारी ध्वनि। अब भाषा में हमारे वर्ण भी आते हैं, शब्द भी आते हैं और वाक्य भी आते हैं। अगर कोई पूछ ले कि भाई सबसे छोटी मौखिक इकाई क्या है? ध्वनि। अगर कह दे कि सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण, अगर लिखित ना दे और ये कहते कि सबसे छोटी इकाई, तो वह भी वर्ण ही रहेगी। अगर कह दे कि भाषा की सबसे बड़ी इकाई, तो वो क्या होगी? हमारी वाक्य। सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई में क्या आएगा? वाक्य। सबसे छोटी में फिर समझ लो वर्ण। अगर लिखित सबसे छोटी फिर भी वर्ण। अगर मौखिक कहे तो ध्वनि। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आती है हमारी कि इनके प्रकार कितने होते हैं। तो इसके प्रकार होते हैं दो। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ये हमारे दो प्रकार होते हैं। स्वर, अब बात करते हैं स्वर किसे कहते हैं? तो वे वर्ण जिनको बिना किसी की सहायता से बोला जा सके उन्हें स्वर कहते हैं। दूसरी परिभाषा, वे वर्ण जिनको बोलने में हमारे वाग्यंत्र यानी मुंह में किसी भी प्रकार की रुकावट पैदा ना हो, यानी कि निर्बाध रूप से बाहर निकल सके, उसे कहते हैं हम स्वर। यानी कि बिना किसी स्वर की सहायता, बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सके, अन्य वर्ण की सहायता से बोल सके। बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जा सके स्वर कहलाते हैं। व्यंजन, व्यंजन किसे कहते हैं? जिनको बोलने के लिए स्वरों की सहायता ली जाए, यानी जिनको बोलने के लिए किन की सहायता ली जाती है? स्वरों को, स्वरों की। तो स्वर में और व्यंजन में केवल इतना सा अंतर है। स्वर जो बिना किसी सहायता से बोले जाते हैं, यानी कि और वर्ण की सहायता नहीं ली जाती। व्यंजन जिनको स्वरों की सहायता से बोला जाता है वो क्या कहलाते हैं? हमारे व्यंजन। तो ये ध्यान रखना बस, स्वरों की सहायता से बोले जाए व्यंजन, और जिनमें जिनको बोलने के लिए किसी की वर्ण की और वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती उसे कहते हैं स्वर। जैसे यहाँ देखते हैं ए, ई, उ, इनको बोल के देखते हैं। जैसे हमने बोला ए, इसको हम कितना ही लंबा बोलते चले जाए तो उसमें केवल ए वर्ण की ही ध्वनि आएगी। इसको बोलते हैं हम ई, कितनी ही लंबी बोल ले केवल किसकी ध्वनि आएगी? ई वर्ण की। इसी प्रकार देखो ऊ, इसमें भी किसकी है? ऊ वर्ण की। कहने का मतलब ये हुआ किसी अन्य वर्ण की सहायता इसमें नहीं ली जाती, तो उसे कहते हैं हम स्वर। व्यंजन, व्यंजन में जैसे हमने कह दिया रे, जैसे कह दिया के, अब हम जैसे ही बोलते हैं जैसे रे, तो शुरू में तो रे आता है, शुरू में क्या आता है? रे। लेकिन लास्ट में जब हम बोलते हैं तो उसमें ए की ध्वनि निकलती है। किसकी निकलती है? ए।
जैसे हमने कहा रे, या कहें के, शुरू में क्या बोलते हैं लेकिन लास्ट में किसकी ध्वनि निकलती है, ए की। कहने का मतलब ये हुआ कि ये व्यंजन वर्ण किसकी सहायता से बोले जा रहे हैं, स्वरों की सहायता से। तो इनको क्या कहेंगे हम, व्यंजन। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आज की क्लास में हम स्वरों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब स्वरों के अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं हिंदी के स्वरों की संख्या। तो स्वरों की संख्या कितनी होती है, स्वरों की संख्या होती है हिंदी में 11। हिंदी में कितने स्वर होते हैं, 11। पहला ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो हिंदी में स्वर कितने हुए हमारे, 11। संस्कृत में स्वरों की संख्या, हिंदी में हमारे स्वरों की संख्या होती है 11 और जबकि संस्कृत में हमारे स्वरों की संख्या होती है 13। क्योंकि हिंदी में और संस्कृत में 2 स्वरों का अंतर है, जो कौन से हैं, एक तो बड़ी री और दूसरा होता है री। संस्कृत में बड़ी री और री स्वर हैं, जबकि हिंदी में इन दोनों को स्थान नहीं दिया गया है। इसलिए हिंदी में स्वरों की संख्या हो गई हमारे टोटल 11 और संस्कृत में होती है इनको शामिल करके और इनको करके 13। इन स्वरों के बाद हमारे 2 वर्ण और आते हैं जिनको हम वर्ण नहीं कहते, उनको कहते हैं अयोगवाय। अयोगवाय ये होते हैं हमारे अंग और ए। अब बात आती है भाई कि इनको अयोगवाय क्यों कहते हैं, तो इनको क्यों कहते हैं, इनके शब्द से पता चलता है। अयोगवाय यानी कि जो योग ना हो, वहन, वाय यानी वहन के योग ना हो। अब भाई सिस्टम ये होता है, स्वरों में ये शामिल है नहीं, व्यंजनों में शामिल है नहीं। अब किसी में शामिल नहीं है तो इनको क्या नाम दिया हमने, अयोगवाय। अयोगवाय क्यों दिया था, इनका एक मेन रीजन होता है, इनको व्यंजनों के साथ नहीं बोला जा सकता। व्यंजनों के साथ नहीं बोला जा सकता। ठीक है साहब, भाई जब व्यंजनों के साथ नहीं बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी न किसी के साथ तो इनको बोला जाएगा। तो इनको बोलने को स्थान दिया गया था स्वरों का, यानी कि स्वरों के पीछे लगेंगे। इनका स्थान कहाँ दिया, स्वरों के बाद। जैसे स्थान ऐसे दिया, अंग और ए, यानी कि ये हो गए ए पर। किस पे हुए, ए पर। अब बात आती है, जैसे हम कहते हैं कह, भाई कोई कहता है कह, या कहते हैं कि दुख, इनमें भाई ये अयोगवाय शामिल है। तो इनको कैसे पता चल करता है, तो कह के हम टुकड़े करेंगे, के प्लस ए, यानी कि इनको हमेशा किनके साथ बोला जाता है, स्वरों के साथ। स्वरों के साथ बोलने के कारण इनको क्या कहते हैं हम, अयोगवाय। इनको अकेले नहीं बोला जा सकता, यानी कि अकेले बोलने के योग्य नहीं है, तो इनको हम अयोगवाय कहते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात आती है हमारी स्वरों के प्रकार। तो स्वरों के प्रकार में सबसे पहले लेते हैं हम इसमें मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर। मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, समय के आधार पर
मात्रा उच्चारण लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के हमारे कितने प्रकार हैं? 3। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। कितने हुए? 3। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ और तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ह्रस्व का मतलब क्या होता है? छोटा, या जिसको हम कह सकते हैं लघु, जिसको हम कह सकते हैं एक मात्रिक। ह्रस्व को क्या छोटा, लघु या एक मात्रिक कह सकते हैं। तो ये स्वर कौन कौन से हैं? तो एक मात्रा वाले स्वर कौन से हैं? ए, दूसरा ई, ऊ और री। इनमें केवल एक मात्रा लगती है। इसके बाद में आता है दीर्घ। तो दीर्घ में कौन से होते हैं? इनको कह सकते हैं हम बड़ा, द्विमात्रिक, दीर्घ, बड़ा या द्विमात्रक। इसमें वो स्वर आते हैं जिनमें 2 मात्राएं होती हैं, या फिर जो ह्रस्व स्वर से बड़े होते हैं उनको क्या कहते हैं हम? दीर्घ स्वर। तो हमारे जो ह्रस्व स्वर हैं इनको छोड़कर जितने भी स्वर होंगे वो हमारे किस में शामिल होंगे? दीर्घ स्वर में। जैसे आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ और ओ। 4 हमारे किस में हुए? ह्रस्व स्वर। 7 हमारे किस में हुए? दीर्घ स्वर। टोटल मिलके कितने हुए हमारे? 11। अब फिर से एक बात समझ में नहीं आती, भाई दोनों में ये 11 तो हो गए, इसके लिए क्या बचा? जब हम दोनों को ही इनमें शामिल करेंगे तो इसके लिए क्या बचा? प्लुत स्वर किसे कहते हैं? तो प्लुत स्वर कहते हैं जिसमें दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे, जिसमें बोलने में, जिसे बोलने में दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय लगे। उसे क्या कहते हैं हम? प्लुत स्वर कहते हैं। यानी कि जिसमें दीर्घ स्वर या ह्रस्व स्वर दोनों से ज़्यादा समय लगता हो। ह्रस्व स्वर से ज़्यादा दीर्घ में लगेगा, तो दीर्घ से ज़्यादा किस में होना चाहिए? प्लुत में। दीर्घ से जिस बोलने में ज़्यादा समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें दीर्घ स्वर के बजाय दुगना या अधिक समय लगता है, या तो दुगना लगेगा या फिर अधिक, कितना ही लंबा ले सकते हैं। तो वो स्वर क्या होते हैं हमारे? प्लुत स्वर। जैसे हमने नाम लिया, एक शब्द आता है ओम। क्या आता है? ओम। अगर इसको हम लंबा बोलते हैं, जैसे ओम ऐसे करते हैं, तो इसमें ये आता है ओम ऐसे। अब इसको ओ को हम जितना लंबा खींचते चले जाएंगे, ये ओ हमारा किस में शामिल हो गया? प्लुत स्वर में। कहने का मतलब फिर से समझो, दीर्घ स्वर से ज़्यादा समय जिस स्वर में बोलने में लगे उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। आया समझ में? फिर से देख लो। जैसे हमने कह दिया, एक नाम लिया रामा, हम इसको बोलने के लिए, जैसे रामा को हमने आवाज़ लगाई, रामा, रामा को आवाज़ लगाते ही ये शब्द हमारा ऐसे बोलेगा। लेकिन ये मैं का आ है,
ये बहुत लंबी देर तक टेर करेंगे रामा, तो ये क्या हुआ हमारा, ऐसे बोलता चला जाएगा। तो ये जो हमारा आ हुआ किस में शामिल हो गया, प्लुत स्वर में। किस में शामिल हो गया, प्लुत स्वर में। जैसे हमने आ बोला आ, ए बोला ए में कम समय लगा ए, आ में आ। अगर इस आ को हम और ज़्यादा बोलें जैसे आ, तो ये किसमें हमारा क्या हो गया, प्लुत स्वर। प्लुत स्वरों की संख्या भाई, इनकी संख्या कितनी हुई, 4, दीर्घ की 7, 8। कितनी संख्या होती है इसकी, 8 संख्या होती है प्लुत स्वरों की। 8 कौन कौन सी होती है, इसको देखते हैं। ए, आ, और हमारे शेष बचे कौन, ये जितने भी दीर्घ स्वर हैं इनको लिख लीजिए। ई, ऊ, ए, आई, ओ और ओ। ये हमारे कितने हुए, 8 स्वर। इनको क्या कहते हैं हम, प्लुत स्वर। इसके बाद हमारे कौन से बचे, ये ई और ऊ। इनको शामिल क्यों नहीं किया गया प्लुत स्वर में, इनको शामिल नहीं करने का एक कारण है, वो ये है कि जब हम ई को बोलते हैं, अगर ई को हम लंबी देर तक बोलेंगे तो ये ई इस दीर्घ में बदल जाएगा और ये ऊ इस दीर्घ में बदल जाता है, इसलिए ये प्लुत स्वर में शामिल नहीं किए गए। जबकि ए को हम जब भी बोलते हैं क्या बोलते हैं, जैसे हमने बोला ए, अगर आ कहेंगे तो आ अलग हो गया। अब हम कहें ए, इसको कितना भी लंबा बोल लें ये ए का ए ही रहेगा। जैसे हमने कहा राम, रुक गया। अगर हम कहेंगे रामा तो ये आ हो गया। कहने का मतलब ये अपना अलग अर्थ रखता है, इसलिए इसको हमने अलग से प्लुत स्वरों में शामिल किया है। प्लुत स्वरों की एक मेन विशेषता, मूल रूप से ये कोई स्वर नहीं होते, ये स्वर नहीं होते। इनको केवल क्या किया है, हमने जो दीर्घ स्वर है उनको जब हम लंबी देर तक बोलते हैं तो उन्हीं को परिवर्तित किस में कर दिया, प्लुत स्वरों में। किस में कर दिया, प्लुत स्वरों में। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारे ओष्ठाकृति या गोलाई के आधार पर स्वर। ओष्ठाकृति या गोलाई के आधार पर ओष्ठाकृति या गोलाई के आधार पर। तो गोलाई में इसमें होते हैं हमारे 2 प्रकार। पहला वृत्ताकार और दूसरा अवृत्ताकार। इस वृत्ताकार, इससे शब्द से ही पता चल रहा है, यानी वृत्त के समान। और वृत्त कैसा होता है हमारा, गोल। कहने का मतलब ये हुआ कि जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख वृत्त के समान खुलता हो, वृत्त के समान यानी कैसा खुलता हो, गोल, और जिनको बोलने में गोल नहीं खुलता हो उसको क्या कहते हैं हम, अवृत्ताकार। अब इसमें कौन कौन से होते हैं वृत्ताकार में, हम बोल के देखो, ए नहीं खुला तो इसको शामिल कर लिया, आ नहीं इसमें शामिल हो गया, ई इसमें भी वृत्ताकार नहीं है, ई इसमें भी नहीं है, ऊ को बोल के देखो, हमारा होठ कैसे होंगे, गोल, यानी मुंह कैसे खुलेगा, गोल, तो ऊ किस में शामिल हो गया, इसमें। अब वृत्ताकार ऊ में तो बड़ा ऊ भी इसमें ही होगा,
इसके बाद आता है री। री का तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि वृत्ताकार में आ जाए। इसके बाद ए भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि ए बनता है हमारा ए प्लस ई से। अगर ए प्लस ई से ए बनेगा, ये दोनों ए वृत्ताकार में हैं, तो ए भी किस में आएगा हमारा? ए वृत्ताकार में। अगर ए वृत्ताकार आ गया तो आई भी किस में आएगा? ए वृत्ताकार में। इसके बाद ओ किससे बनता है हमारा? ए प्लस ऊ। अब ऊ इसमें आ गया यानी कि गोल मुंह खुलेगा, तो ओ किस में आ गया? वृत्ताकार में। अगर ओ वृत्ताकार में तो ओ भी वृत्ताकार में। ये लोग बिल्कुल सबसे सिंपल फंडा है। ए आ ई बिल्कुल नहीं आते। ए बोल के देखो, इन चारों में वृत्ताकार नहीं खुलता मुंह। इसके बाद आता है ऊ में वृत्ताकार खुलता है। उसके बाद में बड़ा ऊ, उसमें भी आता है। इसके बाद री बिल्कुल ही नहीं आता। इसके बाद ए, जब ए प्लस ई से मिलके बनेगा, यानी कि दोनों ए वृत्ताकार हैं। ए वृत्ताकार प्लस ए वृत्ताकार, ये भी ए वृत्ताकार होंगे। भाई दोनों ए वृत्ताकार हैं तो ए वृत्ताकार ही आएगा। अगर ए वृत्ताकार होता और एक में होता वृत्ताकार, तो ये किस में जाते हमारे? वृत्ताकार में। जैसे ए और ऊ से मिलके क्या बना हमारा? ओ। किस में आ गया? वृत्ताकार में। तो हमारे वृत्ताकार में कितने हुए? 4। और अवृत्ताकार में हमारे कितने हैं? 7। यानी कि हमारे 2 प्रकार हुए, ओष्टाकृति के आधार पर या गोलाई के आधार पर। वृत्ताकार, अवृत्ताकार। वृत्ताकार में 4 ऊ ओ, अवृत्ताकार में 7 ए आ ई री ए और आई। अब इसके बाद में एक स्वर और है जिसको कहते हैं हम ओ। जिसको क्या कहते हैं हम? ओ। जो किस में प्रयोग होता है? हमारे अंग्रेजी के शब्दों में। किस में प्रयोग होता है? अंग्रेजी के शब्दों में। जैसे होते ऑफिस, डॉक्टर इत्यादि। डॉक्टर है, ऑफिस है, हॉस्पिटल है, इनमें क्या आता है? ये ओ आता है, जिसको हम, और इसको क्या कहते हैं हम? आगत स्वर। आगत स्वर। आगत स्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अन्य भाषा से किस में आए? हमारे हिंदी में, इसलिए इसको क्या कहते हैं? आगत। इसको हमने किस में शामिल किया है? वृत्ताकार में। इस ओ को किस में शामिल किया गया है? वृत्ताकार में। क्योंकि इसमें भी मुंह कैसा खुलता है हमारा? गोल, इसलिए इसको वृत्ताकार में शामिल कर ली। अब यदि आता है कि वृत्ताकार स्वरों की संख्या कितनी है, तो संख्या होगी हमारी 4। यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए, यदि परीक्षा में पूछ लिया जाए कि वृत्ताकार स्वरों की संख्या बताइए, तो कितनी बताएंगे? 4। क्योंकि परीक्षा में ओ को शामिल नहीं किया गया है। ध्यान रखना, परीक्षा में इनको शामिल नहीं किया है। केवल कितने? 4। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं जिह्वा के आधार पर। हम पढ़ेंगे नंबर 3, जिह्वा के आधार पर। जिह्वा के आधार पर यानी कि जिन स्वरों को जिह्वा के आधार पर, जीव के हिसाब से बोला जाए, जीव के अनुसार बोला जाए, उन स्वरों को हमने बांटा है जिह्वा के आधार पर। ये इसके भी कितने प्रकार होते हैं? 3। नंबर 1 अग्रस्वर, नंबर 2 मध्य स्वर, और नंबर 3 पश्च स्वर। पहला अग्रस्वर, दूसरा मध्य स्वर,
तीसरा पश्च स्वर। अग्रस्वर किसे कहते हैं? देखो कितना बढ़िया शब्द है। अग्र यानी आगे या पहले, ऐसे मध्य बीच में, और पश्च का मतलब पीछे या फिर पिछला। इससे हमें पता चलता है अग्रस्वर यानी कि जो जीव के अग्र भाग से बोले जाएं, यानी कि आगे वाले भाग से, जैसे ये अगर इस भाग से बोले जाएंगे वो हमारे अग्रस्वर में, जो जीव के बीचों बीच से बोले जाएंगे यहाँ से वो होंगे मध्य में, और बिल्कुल पश्च यानी पीछे से बोले जाएंगे लास्ट में वो होते हैं पश्च स्वर। अब इनमें कौन कौन से आते हैं, तो इसका सीखने का और समझने का सबसे सरल तरीका है मध्य स्वर से बात हम करते हैं। तो मध्य स्वर में केवल एक मात्र स्वर आता है ए। मध्य स्वर में कौन सा आता है? केवल एक स्वर, जिसको कहते हैं हम ए। इसके बाद में पश्च स्वर को ध्यान रखेंगे। ए की तरह बनने वाले सारे जो स्वर हैं वो किस में आएंगे? पश्च स्वर में। ए की तरह बनने वाले सभी स्वर, मतलब ए की जैसी आकृति के सभी स्वर, ए की जैसी आकृति के सभी स्वर है वो किस में आएंगे? पश्च में। जैसे ए के बाद में आ, उसके बाद में ऊ, उसके बाद में बड़ा ऊ, इसके बाद ओ, और इसके बाद में ओ। ध्यान रखो भाई, हमने ए जो वर्णमाला की शुरुआत करी कहाँ से करी? ए से। कहाँ से? मध्य से। अगला अगर हमने क्रम शुरू ऐसे किया तो सब मध्य के बाद क्या आएगा? पश्च, और पश्च के बाद नंबर आएगा अग्र पे। अगर ए को हमने इसमें शामिल कर लिया मध्य में, तो ए के बाद ए की जैसी आकृति किस में शामिल करेंगे हम? पश्च में। तो ए की जैसी आकृति देखो, ए में ये आकृति बनती है, तो ये आ में भी है, ऊ में भी है, बड़ा ऊ में, ओ में और बड़ा ओ में। तो ए की जैसी आकृति वाले जितने भी है ये सारे किसमें? पश्च में। और इसके बाद बचे शेष किस में आएंगे? अग्र में। ई ई, इसके बाद में री, ए और आई, ये किस में आए? हमारे पश्च में। इनमें स्वरों की संख्या हुई हमारी 5, इसमें स्वरों की संख्या 1, और इसमें भी स्वरों की संख्या 5। टोटल मिला के स्वरों की संख्या कितनी हुई हमारी? 11। दूसरा तरीका, भाई अग्र स्वर से अगर हम शामिल करें तो हमारे यह ई से बनता है एक। एक का मतलब एक, यानी कि पहला। ई वाले जो हमारे स्वर हैं वो पहले में यानी अग्रभाग में आएंगे। ऐसे ही इस एक, और ये एक से ही क्या हुआ? हमारा पहले भाग में, यानी कि ये दोनों हमारे किस में आएंगे? पहला, यानी कि अग्रभाग। आपको याद रखने का एक सरल सा तरीका है, वरना जो मैंने बताया है सबसे बेस्ट तरीका है। मध्य स्वर ऐसे शुरू करो, केवल एक स्वर याद रखना है, ऐसे शुरू करो, उसके बाद ए जैसी आकृति के इन्हें पश्च में ले जाओ, और शेष बचे अग्र में आएंगे। इस प्रकार हमारे स्वर हुए 5, 6 और 11, टोटल हो गए 11। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हमारा आता है मुखाकृति या तालु की स्थिति के आधार पर। तो आइए देखते हैं तालु की स्थिति के आधार पर। आधार पर इसमें हमारे कितने प्रकार होते हैं? 4। तालु की स्थिति या जिसे कहते हैं मुखाकृति,
इनके आधार पर हमारे कितने होते हैं? 4, जिसमें नंबर 1 समृत, नंबर 2 अर्धसमृत, नंबर 3 विव्रत और नंबर 4 अर्धविव्रत। ये हमारे 4 प्रकार हुए। अब इसमें देखते हैं भाई समृत, अर्धसमृत, विव्रत और अर्धविव्रत क्या होते हैं। समृत वह, इसमें वो स्वर शामिल होते हैं जिन स्वरों के बोलने पर हमारा मुख बहुत ही कम खुलता हो। मतलब जिन स्वरों को बोलने पर मुख बहुत कम खुलता हो उनको कहते हैं समृत, और जिन स्वरों को बोलने पर हमारा मुख समृत से ज़्यादा खुलता हो, थोड़ा ज़्यादा, उनको अर्धसमृत। विव्रत जिनमें मुख सर्वाधिक खुलता हो, जिन स्वरों को बोलने में हमारा मुख सर्वाधिक खुलता हो उसे कहते हैं विव्रत। और अर्धविव्रत जिसमें हमारा मुख विव्रत से कम और अर्धसमृत से ज़्यादा खुलता हो उन्हें कहते हैं अर्धविव्रत। तो सबसे पहले इसमें सीखने का तरीका है, यहाँ से शुरू करते हैं विव्रत स्वर से। विव्रत यानी कि जिसमें मुख सबसे ज़्यादा खुलता है। तो सबसे ज़्यादा किसमें खुलता है? आ। किसमें खुलता है? आ में। भाई कैसे पता चलता है आ में खुलता है? जैसे एक छोटा बच्चा होता है और वह बच्चा भाई घर वाले कहाँ लेके गए? डॉक्टर के पास। अब जब डॉक्टर के पास लेके जाते हैं तो बच्चे से कहते हैं बच्चा मुंह खोल। जब वो है डॉक्टर देता है ना उसको थर्मामीटर, वो चेक करने के लिए कि बुखार कितना है, बुखार है तो उसको देते हैं, तो बच्चा नहीं लेता, मुंह नहीं खोलता है। तो क्या कहते हैं? बेटा आकर। कैसे कहते हैं? आ। जैसे ही आ करता है तो बच्चे का मुख कैसा खुलता है? पूरा। कैसा खुलता है? पूरा। तो उसमें हम कौन सा स्वर लेंगे? आ। कौन सा लेंगे? आ। दूसरा, एक छोटा बच्चा होता है मिट्टी खा के आता है तो उसकी मम्मी कहती है बेटा आकर आ। तो भाई मुंह नहीं खोलता बच्चा डर के वजह से, तो मम्मी कहते हैं देखो आकर, अगर आ करेगा तो चॉकलेट मिलेगी। अब वो चॉकलेट, माँ चॉकलेट की जैसे कहता है बालक अपना मुंह खोल देता है, आ ऐसे करता है, तो उसका मुख कैसा खुलता है? पूरा। तो इससे ध्यान रखना है विव्रत में कौन सा आएगा? आ। इसके बाद आता है अर्धविव्रत। अर्धविव्रत में विव्रत से थोड़ा कम मुंह खुलता है, थोड़ा सा कम। तो इससे जब कम खुलेगा तो इससे कम ये भी आएगा भाई, ए। कौन सा आएगा? ए। उसके बाद हमारे ये स्वर है ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ और ओ। अब देखिए विव्रत में आ गया तो इससे छोटा है, इसमें क्या आएगा? अर्धविव्रत में ए आ गया। शेष बसे बड़े ओ, ए अर्धविव्रत में, मतलब आई और औ जिसे हम कहते हैं, ये किस में आ गए? अर्धविव्रत में। इन जैसे अब हमारे कौन से बचे? ए और ओ। ये किस में आएंगे हमारे? अर्धसमृत में, ए और ओ। उल्टी साइड से चलना है हमको। सबसे पहले बस ये ध्यान रखना है, ये वाला आम आ गया। इसके बाद में बड़े से छोटे क्रम में चलेंगे। किस में चलेंगे? बड़े से छोटे क्रम में। तो सबसे बड़ा कौन सा है? ओ आ गया। उसके बाद में इनमें बड़ा कौन सा है? ए। ये लिया, खत्म बात। ये दोनों संयुक्त स्वर बड़े
विव्रत में। उसके बाद में ये इनसे छोटे समृत में अर्ध समृत हो गया। ए आ गया हमारा अर्ध विव्रत में, क्योंकि विव्रत से आधा है ए और विव्रत से आधा मुकुलता है अर्ध विव्रत में। शेष बचे हमारे 4 और 1 री 5, ये किस में आ गए हमारे समृत में। तो ई उ और री, ये किस में आ गए हमारे समृत स्वर में। फिर से ध्यान रखो, एक बार फिर से बताने वाला हूं। सबसे पहले हमें देखना है विव्रत, जिसमें हमारा मुख पूरा खुलता हो। कैसा खुलता हो? पूरा। जैसे आ, ऐसे मुख, जब हमारा मुख पूरा खुल रहा है भाई, जब हमारा मुख पूरा खुल रहा है तो इसमें कौन सा आएगा? आ। इतना मुख खुल रहा है भाई, ये क्या है? विव्रत। इससे आधे पे चलो, अर्ध विव्रत। अर्ध यानी आधा, यानी कि जो विव्रत से आधा खुले, तो इसमें क्या आ गया? ए, एक आधा ए। उसके बाद में भाई इनमें किसको शामिल करें? तो सबसे पहले इन दोनों में से एक को लिया ओ, और इन दोनों में से एक को लिया आई। किस में आ गए? अर्ध विव्रत में। इसके बाद फिर वापस चलो, विव्रत हो गया, अर्ध विव्रत हो गया, अर्ध समृत। अर्ध समृत में क्या बचा हमारा? इन चारों में से ए इसको ले लिया और ओ इसको ले लिया। ये किस में आ गए हमारे? अर्ध समृत में। शेष बसे हमारे 5 जो आ गए समृत में। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद में जाति के आधार पर पढ़ाएंगे, जो आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारा लास्ट है जाति के आधार पर स्वरों के भेद। जाति के आधार पर स्वरों के भेद। इसके प्रकार होते हैं हमारे 2। जाति के आधार पर स्वरों के भेद 2 हैं प्रकार। सीधा सा पता है, जाति 2 ही प्रकार की होंगी, या तो समान होंगी या असमान होंगी। भाई जाति के आधार पर जब हम देखेंगे, या तो होंगी जाति हमारी समान, और समान अगर जाति नहीं मिलेगी तो असमान तो पक्का मिलेगी भाई। हमारी असल ज़िंदगी में भी देख लीजिए, हमारी शादी या तो अपनी जाति में होती है, अगर जाति वाले नहीं मिले तो असमान जाति में होती है। तो केवल कितने प्रकार हुए? 2, या तो समान जाति या असमान जाति। तो समान जाति में कौन कौन से होंगे? एक समान या फिर एक जैसे जो स्वर होंगे वो आएंगे समान जाति में, और ये एक से अधिक स्वरों से बनने वाले वो आएंगे असमान जाति में। एक जैसे स्वरों से बनने वाले स्वर समान जाति में, और अलग अलग स्वरों से बनने वाले जो स्वर हैं वो असमान जाति में। यानी कि जिनको कह सकते हैं हम समान जाति वालों को दीर्घ स्वर, यानी कि जो दीर्घ संधि स्वर, यानी ऐसे स्वर जिनसे दीर्घ संधि निर्माण होती हो, उनको क्या कहते हैं? समान स्वर। और जिनमें दीर्घ संधि स्वर नहीं होती उनको कहते हैं असमान स्वर। जैसे इसमें आता है हमारे ए, आ, ई, उ और उ। केवल इनसे हमारा दीर्घ संधि स्वर बनते हैं हिंदी में, वरना संस्कृत में तो री और शामिल कर लिया जाता है, री प्लस री बराबर बड़ा री। तो हमारे में हिंदी में केवल कितने? 6। हिंदी में कितने संधि स्वर हैं दीर्घ संधि वाले?
6, इनसे हमारी दीर्घ संधि बनती है। इन्हीं को कहते हैं हम समान, या फिर दूसरा नाम और लेते हैं इसका सजातीय, और इसमें आता है हमारा विजातीय। सजातीय यानी अपनी जाति का, विजातीय यानी दूसरी जाति का। इसमें दीर्घ स्वरों को छोड़कर जितने भी स्वर आएंगे वो किस में आएंगे? असमान संधि स्वर, यानी विजातीय स्वरों में, जैसे ए, आई, ओ और औ। ये किस में आ गए? हमारे विजातीय स्वर। किस में आ गए? विजातीय स्वर। तो ध्यान रखना, सजातीय स्वर अपनी ही जाति के स्वर, फिर से देख लेना, अपनी ही जाति के स्वर, और इसमें अलग जाति के स्वर, मतलब अलग अलग से जो मिलके बने वो विजातीय स्वर, और एक जैसे स्वरों से मिलके बनते हैं सजातीय स्वर। एक जैसे स्वरों से मिलके बनते हैं ए से, आ, ई से, ई, ऊ से, ऊ, ये हो गए अपने सजातीय स्वर। ये विजातीय कैसे? भाई ए प्लस ई से मिलके बनते हैं, ए प्लस ए से मिलके बनते हैं, ए प्लस ऊ से मिलके बनता है, ए प्लस ओ से मिलके बनता है। तो ये क्या हो गए? हमारे विजातीय स्वर। क्या हो गए? हमारे विजातीय स्वर। ये हुआ हमारा लास्ट टॉपिक। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और लाइक एंड शेयर करना वो आपके ऊपर है। करना चाहो, अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं ये वीडियो पैसे कमाने के लिए तो बना नहीं रहा हूँ। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और लास्ट में हम यही कहना चाहते हैं कि फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। आते हैं एक नया टॉपिक लेके। राम राम साहब, जय हिंद, जय भारत।